प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो खुद को भविष्य से आया यात्री बताता है। इस भविष्य यात्री अर्जुन नामक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि वह वर्ष 2040 से समय यात्रा करके 2025 में पहुंचा है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उसने हमारे समय और भविष्य के खतरों से जुड़े ऐसे रहस्य उजागर किए जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या अर्जुन का दावा सच है या ये महज एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से हुई ये मुलाकात हमारे समय के लिए किसी गंभीर चेतावनी का संकेत है? क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पिनाकिन प्रोडक्शन प्रस्तुत करता है द टाइम वॉकर, साल 2040। भारत का नक्शा अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। पश्चिमी भारत को अभी भी भारत गणराज्य कहा जाता था, लेकिन पूर्वी क्षेत्र जिसमें बंगाल, असम और झारखंड जैसे राज्य शामिल थे, अब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था जिसे ईस्ट इस्लामिक फेडरेशन EIF कहा जाता था। यह विभाजन धर्म के नाम पर हुए लंबे संघर्षों और बाहरी ताकतों की साजिशों का परिणाम था। ईस्ट इस्लामिक फेडरेशन EIF एक ऐसा राष्ट्र बन चुका था जो धर्म और कट्टरता के नाम पर लहूलुहान था। EIF की सरकार CIA के इशारों पर नाच रही थी। जिहाद के नाम पर फंडिंग और हथियारों की आपूर्ति ने इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया था। CIA ने अत्याधुनिक ड्रोन, घातक स्वायत्त हथियार और निगरानी तकनीकों से EIF की ताकत को इतना बढ़ा दिया कि यह छोटा सा राष्ट्र पूरे एशिया के लिए खतरा बन गया। लेकिन यह ताकत EIF के नागरिकों के लिए एक श्राप बन चुकी थी। EIF की सरकार ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचार शुरू कर दिए। जो लोग उनके जिहादी एजेंडे का समर्थन नहीं करते थे, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता या सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती। युवा लड़कों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाने की प्रक्रिया अपने चरम पर थी। ये मिशन केवल पड़ोसी देशों को अस्थिर करने के लिए नहीं थे, बल्कि CIA के छिपे हुए एजेंडे को पूरा करने के लिए भी थे। ड्रोन रात के अंधेरे में आसमान से मौत बरसाते, हर हमले में दर्जनों मासूम मारे जाते और इससे आसपास के क्षेत्रों में खौफ का माहौल बन जाता। CIA से मिलने वाली मदद केवल हथियारों और युद्ध सामग्री पर खर्च हो रही थी। लोग भूख से मर रहे थे और बीमारियों का इलाज करने वाला कोई नहीं था। महिलाओं को पूरी तरह से उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उन्हें केवल प्रजनन और युद्ध के लिए योद्धाओं को जन्म देने का साधन माना जा रहा था। EIF के पास जैविक हथियारों का भंडार भी था, जो उसने अपने दुश्मनों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सीमावर्ती इलाकों में महामारी जैसी स्थिति बन गई थी। इस अराजकता में अर्जुन मेहरा, जो कभी विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सम्मानित नाम थे, अब अपनी ही जिंदगी के सबसे भयावह अध्याय का हिस्सा बन चुके थे। धर्म और सत्ता की भूख ने EIF को एक ऐसा नर्क बना दिया था जहां इंसानियत का दम घुट रहा था। उनकी मां और बेटे को घर के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया गया। उनकी पत्नी, जो भागने की कोशिश कर रही थी, को गली के बीचों बीच घसीटकर मार डाला गया। अर्जुन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी की जलती हुई नग्न लाश देखी। यह दृश्य उनके लिए ऐसा था जिसने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया। उनकी चीखें किसी की मदद नहीं बुला सकती थीं, क्योंकि वहां केवल डर, खून और राख बची थी। इस हादसे के बाद अर्जुन को EIF के वैज्ञानिक विभाग में जबरन कैद कर लिया गया। उन्हें कट्टरपंथियों के हथियार और युद्ध तकनीकों को और अधिक घातक बनाने के लिए मजबूर किया गया। अर्जुन को एक अंधेरे और ठंडे कमरे में रखा गया। उनकी हर हरकत पर निगरानी की जाती थी और मानसिक यातना के लिए उनके परिवार की मौत के वीडियो बार बार दिखाए जाते। उन्हें
एआई संचालित हथियार, बायोड्रोन और साइबर हमलों की तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर किया गया। कई बार अर्जुन ने मरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाता। ईआईएफ के नेताओं ने साफ कर दिया था, तुम्हारी मौत भी हमारी अनुमति से होगी। लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक अलग योजना चल रही थी। उनकी लैब में, जहां वे हथियारों पर काम करने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने एक गुप्त प्रयोग शुरू किया। अर्जुन ने पाया कि क्वांटम पार्टिकल्स के जरिए समय को मोड़ा जा सकता है। उन्होंने ईआईएफ की निगरानी को धोखा देने के लिए पुराने हथियार परीक्षण रिकॉर्ड को संशोधित कर दिया। उनका उद्देश्य 2025 में लौटकर ईआईएफ बनने के मूल कारणों को रोकना था। वे जानते थे कि धर्म, राजनीति और विदेशी हस्तक्षेप को शुरू में ही रोका जाए तो भविष्य को बदला जा सकता है। लैब में उन्होंने एक साधारण दिखने वाले उपकरण को विकसित किया, जो वास्तव में क्वांटम टाइम लूप डिवाइस था। यह डिवाइस उनके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बनाकर मल्टी डायमेंशनल रिफ्लेक्शन उत्पन्न करता था। अर्जुन ने अपने जीवन की ऊर्जा और लैब में उपलब्ध सीमित क्वांटम बैटरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे इस तरह डिजाइन किया कि एक बार एक्टिवेट होने पर यह उन्हें सीधा 2025 में ले जाएगा। उन्हें पता था कि यह एक बार का मौका है। अगर वे असफल हुए तो उनका जीवन और यह डिवाइस दोनों खत्म हो जाएंगे। एक रात जब सभी गार्ड सो रहे थे, अर्जुन ने डिवाइस को सक्रिय किया। जैसे ही डिवाइस ने काम करना शुरू किया, पूरी लैब रोशनी से भर गई। गार्ड्स तक पहुंचने से पहले अर्जुन एक ऊर्जा विस्फोट के साथ गायब हो गए। जैसे ही उन्होंने समय की धारा को पार किया, उनके चारों ओर समय की परतें बनने लगीं। उन्हें अपने परिवार की चीखें, जले हुए शहर और मासूमों की मौत के दृश्य दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिमाग में केवल एक चीज रखी, मुझे इस सबको बदलना है, मेरे परिवार को वापस लाना है। अर्जुन जानते थे कि उनके पास सीमित समय है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें यह समझाना था कि आने वाला भविष्य कितना खतरनाक है। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अपने परिवार की यादों और अपनी आत्मा की पीड़ा से प्रेरित उन्होंने मानवता के लिए अपना सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। क्या अर्जुन अतीत को बदल पाएंगे या उनका प्रयास समय के प्रवाह में खो जाएगा? 2040 के उन्नत तकनीक और अराजकता से निकलकर अर्जुन नई दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर प्रकट हुए। उनका सिर थोड़ा चकरा रहा था और कानों में पुरानी दुनिया की आवाजें गूंज रही थीं। ऑन्टो के हॉर्न और सड़क पर चलते लोगों की हलचल। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उनके कपड़े और चमकदार रिस्ट बैंड लोगों का ध्यान खींचने लगे। अर्जुन हड़बड़ाते हुए पास की एक दुकान में घुसे। आज कौन सी तारीख है? कौन सा साल चल रहा है? दुकानदार ने हैरानी से उन्हें देखा। भाई साहब, 2 मार्च 2025 है, आपको पता नहीं? यह सुनते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह सही समय पर पहुंच गए थे, लेकिन उनके कपड़े और अजीबोगरीब कलाईबंद ने पहले ही लोगों का ध्यान खींच लिया था। यह उनके मिशन के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अर्जुन जल्दी से एक गली में मुड़ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कपड़ों की ओर देखा, उन्होंने सोचा, अगर मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है तो पहले अपने कपड़ों को ठीक करना होगा। इस तरह तो मैं जेल पहुंच जाऊंगा। गली के कोने में उन्होंने एक धोबी को कपड़ों का ढेर छोड़ते हुए देखा। बिना ज्यादा सोच विचार किए अर्जुन ने कुछ साधारण कपड़े उठाए और वहां से तेजी से भाग गए। पास के एक सुनसान जगह पर जाकर उन्होंने अपने फ्यूचरिस्टिक कपड़े उतारे और नए कपड़े पहन लिए। अर्जुन का कलाईबंद अब भी चमक रहा था, जिससे उनका भविष्य से आया होना साफ जाहिर हो रहा था। उन्होंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने कलाईबंद को खोलकर एक नाली में फेंक दिया। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, जूते ठीक किए और सोचा, अब मैं थोड़ा सामान्य दिखता हूं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। प्रधानमंत्री से मिलना किसी आम आदमी के लिए आसान नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह गली से निकलकर मुख्य सड़क की ओर बढ़े।
चारों ओर की चहल पहल और ट्रैफिक के शोर, अर्जुन के कानों में अचानक एक आवाज गूंजने लगी। एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था। स्क्रीन पर रिया शर्मा नाम की प्रसिद्ध पत्रकार दिखाई दे रही थीं। रिया अपनी धारदार शैली में किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई और ऊर्जा थी, जिसने अर्जुन को एक विचार दिया। अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो मेरे संदेश को तेजी से और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान रिया ने सवाल उठाया, क्या हम आज वो कर रहे हैं जो भविष्य के लिए जरूरी है, या सिर्फ अपनी सुविधा का ख्याल रख रहे हैं? अर्जुन के दिल में यह सवाल सीधे तीर की तरह चुभा। उन्होंने तय किया कि रिया ही उनकी पहली कड़ी हो सकती है। अर्जुन ने जल्दी से अपने हाथ में लगी कलाईबंद को सक्रिय किया। यह कलाईबंद न केवल उनकी तकनीकी ताकत थी, बल्कि इसमें वह डिवाइस भी था जिससे वह डिजिटल माध्यमों में सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने रिया की मीडिया टीम का डिजिटल नेटवर्क हैक कर लिया और खुद को उनके सिस्टम में जोड़ लिया। अब उनके पास सिर्फ कुछ मिनट थे। वह जानता था कि रिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जो न केवल चौंकाने वाला हो, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। उसने अपनी भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीका अपनाया। यह एक ऐसी क्वांटम कोडिंग भाषा थी जिसे 2025 के लोग समझ भी नहीं सकते थे। उसने उसी भाषा में एक वीडियो संदेश तैयार किया और इसे रिया की टीम को भेज दिया। रिया की टीम में अचानक अफरा तफरी मच गई। स्क्रीन पर एक अजीब सी चमक और अनजान भाषा का कोड दिखने लगा। उनकी टेक्निकल टीम ने उस वीडियो को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो खुद ब खुद चलने लगा। स्क्रीन पर अर्जुन का होलोग्राम प्रकट हुआ। भविष्य खतरे में है। मैं 2040 से आया हूं और आपके समय का हर पल हमारे अस्तित्व के लिए निर्णायक है। अर्जुन की आवाज गहरी और गंभीर थी। स्क्रीन पर उनका चेहरा सजीव लग रहा था, मानो वह कमरे में ही मौजूद हो। रिया की टीम तुरंत हरकत में आ गई। वे भागते हुए रिया के पास पहुंचे और कहा, मेम, ये देखिए, ये किसी ने हमें भेजा है। ये इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं लगती। रिया ने वीडियो को ध्यान से देखा। उनका चेहरा हैरानी और जिज्ञासा का मिश्रण बन गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कोई मजाक है या फिर कोई नई तकनीक का जादू? जो भी है, ये तो बड़ा ही हैरान करने वाला लग रहा है। तभी अर्जुन का होलोग्राम फिर सक्रिय हुआ। उन्होंने रिया की बात का जवाब दिया। मजाक वह है जो हम अपनी धरती के साथ कर रहे हैं। यह सच्चाई है और इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। मुझे आपसे मिलना है। भविष्य का हर जवाब आपके पास है। रिया ने अपनी टीम की ओर देखा। उनके मन में संशय तो था, लेकिन अर्जुन की गंभीरता और उस अजीब तकनीक ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गईं, लेकिन फिर उन्होंने साहस दिखाते हुए कहा, अगर तुम सच में सच्चाई के लिए यहाँ हो तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? आपके स्टूडियो के बाहर इंतजार करूंगा। समय कम है और हमें अब कदम उठाना होगा। अर्जुन ने होलोग्राम को बंद करने से पहले एक आखिरी संदेश छोड़ा। जैसे ही होलोग्राम गायब हुआ, रिया ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे तुरंत सुरक्षा जांच कराएं। उनके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। यह व्यक्ति कौन है? क्या वह वाकई भविष्य से आया है? और अगर यह सच है तो क्या उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना मानवता की सबसे बड़ी गलती होगी? रिया ने गहरी सांस ली और स्टूडियो के बाहर अर्जुन से मिलने के लिए रवाना हो गई। उन्हें इस अजनबी के रहस्य को सुलझाना ही था, चाहे इसके पीछे कुछ भी छिपा हो। सड़क पर बढ़ते हुए उनके दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी। अगर यह व्यक्ति सही कह रहा है तो क्या हमारा समय सच में खत्म हो रहा है? क्या मानवता का अंत यही है? उन्होंने दरवाजा खोला और कदम बढ़ाए। तभी अर्जुन उसके बगल में आ गया। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है रिया। अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम जानोगी कि आगे क्या होने वाला है। रिया के कदम रुक गए। उसकी धड़कन बढ़ गई। अर्जुन की बातों ने उसे जैसे एक अजीब दुविधा में डाल दिया था। क्या सचमुच भविष्य इतना खतरनाक था जैसा अर्जुन कह रहा था? क्या यह सब किसी बड़े बदलाव की शुरुआत थी?
अर्जुन ने फिर से अपनी आवाज में एक गहरी गंभीरता डालते हुए कहा, रिया, मैं तुम्हें वही दिखा सकता हूं जो तुमने कभी नहीं देखा। अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम समझ पाओगी कि यह सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है और यह खतरा अब दरवाजे पर खड़ा है। क्या तुम सच में तैयार हो? रिया के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या रिया भविष्य की उन गहरी सच्चाइयों को समझ पाएगी जो अशोक ने उसके सामने रखी? आखिर अशोक ने रिया को पहली कड़ी क्यों कहा? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है भारत का भविष्य? जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगले पार्ट का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करके हमें अपना प्यार दें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।